दहेज प्रथा। नमस्ते दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल काजल मोटिवाइजर पर। दहेज प्रथा एक हिंदी कहानी है जिसमें युवा लड़कियों और उनकी शादियों पर दहेज के हानिकारक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह हिंदी स्टोरी समाज में दहेज के प्रचलित मुद्दे और इससे प्रभावित लोगों के जीवन पर पड़ने वाले परिणामों पर प्रकाश डालती है। यह एक मार्मिक और दिल को छू लेने वाली छोटी सी कहानी है जिसका उद्देश्य इस गंभीर मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दहेज प्रथा जैसी कुरीति और रूढ़िवादी परंपरा को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी कदम उठाने के बारे में है। तो आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है जी कि हमने समधी जी के साथ कितना गलत व्यवहार किया। सच ही कहते हैं, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तुम सही कह रही हो निशा की माँ। आज हमारे कर्मों की सज़ा हमारी बेटी को मिल रही है। यह सुनैना और राघव जी है। राघव जी सरकारी इंजीनियर और सुनैना जी एक हाउसवाइफ हैं जो आज आंगन में बैठे अपनी गलती पर पछता रहे हैं। आइए जानते हैं उन्हें अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ। आज से 6 साल पहले उनके बेटे प्रतीक की शादी पास के शहर में रहने वाले विनोद जी की बेटी अर्पिता के साथ तय हुआ था और शादी में उनकी सभी मांगों को अर्पिता के पिता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अर्पिता एक सीधी सादी और घरेलू लड़की थी। विवाह की सारी तैयारियां शुरू हो गई। कपड़े गहने सभी खरीदे जाने लगे। तभी राघव जी ने अपने रिश्तेदारों की बात में आकर विवाह मैरिज हॉल की जगह 5 स्टार होटल से करने की शर्त रखी और कहा कि अगर आपने यह व्यवस्था नहीं की तो यह शादी नहीं हो सकती। अर्पिता के पिता ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन राघव जी अपनी बात पर अड़े रहे। राघव जी ने कहा, मैरिज हॉल हमारी हैसियत के बराबर नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि कहाँ रिश्ता तय कर लिया। एक ही बेटा है मेरा और बेटे की शादी रोज रोज थोड़ी होती है। शादी के कार्ड बट चुके थे और बहुत सारी शादी की तैयारियां भी हो चुकी थी। इसीलिए अर्पिता के पिता ने किसी तरह कर्ज लेकर 5 स्टार होटल बुक कर लिया। शादी का दिन था और प्रतीक की बारात नाचते गाते होटल पहुंच गई। शादी का कार्यक्रम भी शुरू हो गया लेकिन तभी राघव जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। चिल्लाते हुए बारात वापस ले जाने की बात करने लगे। अर्पिता के पिता ने उन्हें समझाते हुए कहा कि समधी जी, आप बिना वजह नाराज हो रहे हैं। आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आपके बताए अनुसार ही हमने सारी व्यवस्था की लेकिन होटल वालों का कहना है कि कुछ लड़कों ने बहुत सा खाना बर्बाद कर दिया जिससे खाना कम पड़ गया। तो क्या हो गया, शादी विवाह में तो यह सब होता है। तो अब क्या मेरे रिश्तेदार भूखे ही रहेंगे? राघव जी ने गुस्से में कहा। अर्पिता के पिता और उसके भाई ने किसी तरह स्थिति को संभाला और शादी हो गई। शादी के बाद भी अर्पिता के ससुराल वालों की मांगे खत्म नहीं हुई। अर्पिता ने इस बारे में जब अपने पति प्रतीक से बात की तो उसने कहा, मैं इस सब के बीच में नहीं पड़ना चाहता। दहेज की लेन देन ने एक बेटी को उसके माता पिता भाई बहन के प्यार से जरूर दूर कर दिया था। अर्पिता शादी के बाद कभी अपने मायके नहीं जा सकी। जब भी उसके मायके जाने की बात करने के लिए उसके पिता आते तो उन्हें कोई ना कोई बहाना बनाकर लौटा दिया जाता या उसके ससुराल वाले कोई नई डिमांड बता देते। अर्पिता की ननद की शादी में भी विनोद जी को ढेरों सामान की लिस्ट पकड़ा दी गई, यह कहकर कि समधी हैं, इतना तो करना ही चाहिए। अर्पिता के पिता भी बेटी के प्यार और उसका घर बसा रहे इस मोह में सब करते जा रहे थे। अर्पिता के ननद के विवाह में 2 दिन पहले ही विनोद जी सारा सामान लेकर अर्पिता के ससुराल पहुंच गए। सामान को देखकर अर्पिता की सास बोली, ठीक ही है, हमें क्या पता था कि आपकी पसंद ही ऐसी है, नहीं तो हम लोग खुद ही पसंद कर लेते। न साड़ियों का रंग अच्छा है न गहने की डिजाइन, और गहने भी कितने हल्के हैं। बेटी के लिए तो कभी आप दिल खोलकर खर्चा ही नहीं करते। हमारा क्या, लोग तो यही कहेंगे कि कैसे पिता हैं। बेटी के सम्मान और समाज के मान मर्यादा की भी चिंता नहीं है। अर्पिता के पिता कुछ बोल नहीं सके, चुपचाप सिर नीचे किए बैठे रहे। लेकिन आज सारे रिश्तेदारों के सामने अपने पिता की बेइज्जती अर्पिता बर्दाश्त नहीं कर पाई और बोली, मम्मी जी,
समाज की मान मर्यादा की चिंता क्या सिर्फ मेरे पिताजी को या मेरे मायके वालों को होना चाहिए? आप लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। सारे रिश्तेदारों के सामने आपने यह तो कहा, यह अच्छा नहीं, वह अच्छा नहीं, यह नहीं लाए, वह नहीं लाए, लेकिन क्या पिताजी से एक बार भी उनका हाल समाचार पूछा? किसी ने भी उनसे चाय नाश्ते के लिए नहीं पूछा, क्योंकि आप लोग मेरे पिताजी को अपना समधी नहीं नौकर समझते हैं और मुझे तो इस घर में एक काम वाली बाई से भी कम समझा जाता है। जब जिसके मन में आए मुंह उठाकर कुछ भी कह देता है। कुछ खराब हुआ तो अर्पिता और कुछ अच्छा हुआ तो आप लोगों ने किया। अर्पिता का इस तरह जवाब देना आज सुनैना जी को बहुत बुरा लगा, और वह भी जब सारा घर मेहमानों से भरा हो। सुनैना जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि देखा समधी जी, ऐसे तेवर हैं आपकी लाडली के। वह तो हम जैसे लोग हैं जो इसका गुजारा हो रहा है, नहीं तो किसी और घर में होती तो कब का घर से बाहर निकाल देते। और आप समझते हैं कि हम लोग ही बुरे हैं। अपनी लाडली को मुंह चलाने के साथ कुछ अच्छा संस्कार भी दे देते तो अच्छा होता। यह सब क्या हम अपनी बेटी को नहीं दे सकते? आप लोगों की तरह कंगाल थोड़ी हैं कि शादी में बारातियों को खाना भी नहीं खिलाए। ले जाइए आप यह सब सामान। हमने तो यह सब इसलिए कहा था कि निशा के ससुराल वालों को यह न लगे कि उसकी भाभी के मायके वाले भी किसी से कम नहीं हैं। लेकिन आपकी बेटी ने जो आज हमारी जो बेइज्जती की है, उसके बाद हम अर्पिता को नहीं रख सकते। आप यह सारा सामान और अपनी बेटी को लेकर चले जाइए। अर्पिता के पिता विनोद जी ने सुनैना जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। धीरे धीरे बात बढ़ती ही गई। तभी वहां अर्पिता के ससुर और उसके पति प्रतीक आ गए। उनके सामने सुनैना जी और उनके रिश्तेदारों ने अर्पिता को गलत बताया। प्रतीक ने कहा, अर्पिता, तुम इसी समय अपने पिता को घर से बाहर निकालो और तुम अपने सारे रिश्ते इनके साथ ख़त्म करो, तो ही तुम इस घर में रह सकती हो, नहीं तो तुम भी चली जाओ यहाँ से। मैं अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अर्पिता ने कहा, बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारे प्रतीक। तुम्हारे माता पिता हैं और मेरे माता पिता कुछ भी नहीं। तुमने तो सच जानने की भी ज़रूरत नहीं समझी। पिताजी की तो छोड़ो, तुम्हें तो मेरे सम्मान की भी परवाह नहीं, वरना तुम इस तरह की बातें नहीं करते। और तुम चाहते हो कि मैं अपने पिता से सारे रिश्ते ख़त्म कर लूं, तो यह भी सुनो, पिताजी के साथ मेरा रिश्ता भगवान ने जोड़ा है। वह मेरे पिता हैं, जन्मदाता हैं। मैं चाहूँ तो भी यह रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, आज अभी मैं तुम्हारे साथ सारे रिश्ते ज़रूर ख़त्म करती हूँ। मैं भी अपने सम्मान को रोज़ मारते मारते थक गई हूँ और जिंदा लाश बनकर रह रही हूँ। और रहूँ भी किस लिए? ऐसे घर के लिए जहाँ मेरी कोई कदर नहीं, मेरी सेवा मेरे प्यार का कोई मोल नहीं। सिर्फ तुम्हारे घर वालों की सेवा करती रहूँ और तुम्हें बिस्तर का सुख देती रहूँ। क्या मेरा सिर्फ इतना ही वजूद है? तुम्हारी नज़रों में मैं आज इसे भी ख़त्म करती हूँ। और हाँ प्रतीक, मांग में सिंदूर तो कोई भी भर देता है, लेकिन जो दिल के खालीपन को भरे वही सही मायने में जीवन साथी होता है। अर्पिता के पिता ने सबको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं था। अर्पिता के ससुराल वाले उसका घर टूटने का सारा दोष उसके पिता विनोद जी पर लगाने लगे। अर्पिता के पिता ने अर्पिता को भी समझाया, बेटा 2 दिन बाद घर में शादी है, लोग आएंगे। जब सबको पता चलेगा कि घर की बहू घर में नहीं है तो क्या सोचेंगे? क्या इज्जत रह जाएगी समाज में राघव जी और सुनैना जी की? इस घर की कैसी कैसी बातें करेंगे लोग तुम्हारे बारे में। पहले निशा की शादी हो जाने दो, फिर यह सब देखेंगे। मेरा क्या है बेटा, तुम्हारा घर बसा रहे, इसीलिए तो यह सब सहता आया हूँ। तुमसे प्यारा मुझे अपना सम्मान थोड़ी है। अपने पिता की बातें सुनकर अर्पिता के आंसू रुके नहीं, लेकिन आज उसने अपने पिता के और अपने सम्मान से कोई समझौता नहीं करने का सोच लिया था। अर्पिता अपने 3 साल के छोटे बच्चे और अपने पिता का हाथ पकड़कर उस घर को छोड़कर चली गई। अर्पिता के जाते ही लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बनाने लगे। प्रतीक और उसके माता पिता सहानुभूति के पात्र बन गए, लेकिन समय सबके साथ न्याय अवश्य करता है। जो तकलीफ अर्पिता और उसके मायके वालों ने सहा, आज उसी का समय ने जवाब दिया।
निशा की बारात दहेज को लेकर हुई बहस की वजह से वापस चली गई। यह कहना उचित तो नहीं होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि एक और बेटी का घर इस दहेज के दानव ने निगल लिया। एक और परिवार का सम्मान बिखर गया। ऐसे ही ना जाने कितने घर इस दहेज के दानव ने निगल लिए, कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी और कितनों को जिंदा जला दिया। कब तक और क्यों हम इस दानव को पालते रहेंगे? बेटा हो या बेटी, क्या वह अपनी मेहनत से अपने लिए रोटी नहीं कमा सकते? हम यह क्यों भूल जाते हैं? पैसा चाहे जितना भी किसी के पास क्यों न हो, खाता वह रोटी है। पैसा नहीं खा लेता, हाँ, खाने के तरीके अवश्य बदल सकता है। अब तो बस यही इच्छा है कि इस दहेज के दानव को पालना बंद करें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, ताकि वह खुद अपना भार स्वयं उठा सके और हमें उनके लिए दहेज प्रथा जैसी कुरीति को पालना न पड़े। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा है कि तुम्हारे पैरों में जूते हो या ना हो, लेकिन हाथों में किताब अवश्य होनी चाहिए। शिक्षा से ही दहेज प्रथा जैसी कुरीति का अंत हो सकता है। तो अपने बच्चों को शिक्षित करें और एक स्वस्थ समाज की नींव रखें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।